हाँ जी बेटा, 12th क्लास यार, वेलकम अगेन। तो वेव ऑप्टिक्स अपनी स्टार्ट हो चुकी है, 2 लेक्चर उसके हो गए। एक पार्ट हमने उसका कर लिया यार, हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, वो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट वो कर लिया। अब इस सेकंड स्टेज पे जा रहे हैं यार, यहाँ से फिर न्यूमेरिकल वाली चीज़ें भी स्टार्ट आपकी हो जाएंगी। हमने जैसे स्टार्टिंग में लिस्ट बनाई थी यार एक दिन कि वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए। एक तो हमें सबसे पहले वेव फ्रंट पढ़ लेना है, पढ़ लिया। उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया जी, उस पे बेस्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वो भी हो गया जी। अब जो अगला मेन पार्ट है यार, वो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है जी। उसके बाद हमने खैर एक डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है और फिर एक पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी पढ़ना है। ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेंगे भाई, एक लेक्चर तो अब लगा देंगे इस पे। ओके जी। तो हम पहुंचे हैं इस जगह पर, इंटरफेरेंस। हमारा आज का टॉपिक इंटरफेरेंस की इंट्रोडक्शन होगा बेसिकली। ठीक है। टोटल लगेंगे इंटरफेरेंस को 3 से 4 दिन विद न्यूमेरिकल अगर चले तो मान के चलो अब 4 लेक्चर तो इस पे ओवरऑल इंटरफेरेंस पे लग ही जाएंगे। डायफ्रैक्शन पे भी लगेंगे, कुछ पोलराइजेशन पे भी। ये बार बार भैया लिस्ट हम इसलिए बना देते हैं ताकि पता लग जाए क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो ये 2 टॉपिक कवर अप करते हुए हम लोग इंटरफेरेंस की ओर बढ़ेंगे। ओके। इंटरफेरेंस थोड़ा सा हमने +1 में भी देखो पढ़ा हुआ है कि 2 वेव्स जब मिक्स होती हैं तो कुछ रिजल्ट निकल कर आते हैं, जिसमें इंटरफेरेंस पढ़ा हमने थोड़ा सा +1 में। और 2 वेव्स मिक्स होने के बाद उनके इंटरफेरेंस के कारण स्टेशनरी वेव्स भी डेवलप हो सकती हैं, बीड्स फॉर्म हो सकती हैं, इंटरफेरेंस हो सकता है ना। 3 बातें हमने +1 में पढ़ी थी कि 2 वेव जब आपस में मिक्स होती हैं तो इंटरफेरेंस हो सकता है, या फिर डायफ्रैक्शन हो सकती है, या फिर स्टेशनरी वेव्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है। या फिर बीट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ऐसी चीजें यहां पर है यार, हम पढ़ रहे हैं। जब आप +1 में थे तब आप वेव्स पढ़ते थे, वेव्स में, लेकिन हमारे पास कौन सी वेव्स होती थी? मैकेनिकल वेव्स। अब यार इस वक्त पढ़ रहे हो लाइट, तो लाइट भी तो बेसिकली क्या है? वेव है ना। तो जो फिनोमिना वेव्स ने करने हैं वो सारे लाइट ने भी करने ही है भाई। दिखती नहीं है तो वेव ही है। रस्सी में प्रोड्यूस होने वाली वेव दिखती भी है, ये दिखती नहीं है, लेकिन बेसिकली तो वेव ही है ना, इट्स अ वेव। तो वेव जो जो फिनोमिना कर सकती है वो सब लाइट ने भी करनी है। ठीक है जी। तो लाइट ने भी इंटरफेरेंस करना है। लाइट ने भी, जब 2 लाइट वेव आपस में मिक्स होंगी तो कुछ रिजल्टेंट वेव बनानी है। अब वहां तक हम पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ी सी पुरानी बातें भी करनी पड़ेंगी। एक हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला वेव जो जो करती हैं भैया सब लाइट ने करना है, जिसमें से एक अब इंटरफेरेंस तो हमने पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया। इंटरफेरेंस जरूरी नहीं है लाइट वेव्स ही करेंगी, हर तरह की वेव्स। जब भैया एक वेव दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगी तो कुछ ना कुछ तो अब हो गई होगा, जिसमें से एक इंटरफेरेंस है। तो लाइट एक वेव है, उसने भी इंटरफेरेंस करना है। हमने इस क्लास में +2 में क्या पढ़ना है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ना है। ठीक है। हम लाइट पढ़ रहे हैं तो हमारा टॉपिक तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा। बाकी और भी तरह की वेव इंटरफेरेंस करवा सकती है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले यार एक पुरानी बात करनी पड़ेगी कि जी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर वेव्स है ना। वेव्स का हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा।
याद करो, बार बार बोल रहा हूं, लास्ट में वेव्स वाला चैप्टर था, उसमें जब आप स्टेशनरी वेव्स, इंटरफ्रेंस, बीट्स, ये सब चीजें पढ़ने जाते हो, उससे सबसे पहले, इन सबसे पहले क्या आता है, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है। वो सिंपल सी कहानी है, कोई लिख के नहीं बताऊंगा, स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा, वैसे ही बस समझाना है कि यार दो वेव्स हैं, अगर ये दो वेव्स एक दूसरे पे क्या होती हैं, सुपर इंपोज होती हैं, तो दे विल फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव। दो वेव्स मिक्स होकर रिजल्ट क्या देती है, एक नई वेव बन जाती है। ना इसका वजूद रहता है ना इसका वजूद रहता है, एक नई वेव ही प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये दो बेटा जब मिक्स होंगी तो एक न्यू वेव फॉर्म होगी। या ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि ये दोनों वेव्स एक दूसरे पे क्या कर रही है, मिक्स। जब वर्ड हम यूज कर रहे हैं मतलब एक दूसरे पे क्या हो रही है, सुपर इंपोज हो रही हैं। हम यहां पे मिक्स की बजाय क्या वर्ड यूज करते हैं फिर, कि दो वेव्स हैं या तीन वेव्स हैं या चार वेव्स हैं। अगर वो सब मिक्स होगी, एक ही वक्त पे आ गई, एक ही जगह पर एक ही वक्त पे आ गई, तो मतलब दे विल गेट सुपर इंपोज, वो एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, सुपर इंपोज हो जाएंगी, एंड दे विल फॉर्म अ न्यू वेव। अब ये मान लो वेव 1 है, ये मान लो वेव 2 है। यार जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी किसी भी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, किसी भी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, वो जो वेव्स बन रही थी ना, जिनसे वो बनी है, उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सम होगा। जैसे अब ये y1 है, ये y2 है, तो जो नेट वेव बनेगी, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उस पे देखो y1 प्लस y2 हो जाएगा, उसकी उस वक्त की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2 हो जाएगी। इस पॉइंट पे इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बिकम y1 प्लस y2। ठीक है जी। अब यहां पे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव है तो नीचे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है जी। अब दोनों बेटा ऐड हो रहे हैं ना, ऐड, इस वक्त दोनों में एडिशन हुई है, तो हम कहेंगे कि यहां पर दोनों का इंटरफेरेंस हुआ, दोनों सुपर इंपोज किए, नेट कितनी आ गई, y1 प्लस y2 आ गई। क्योंकि एडिशन हुई है ना, तो हम कहीं पे कहेंगे कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। अब देखो दो वर्ड एक साथ यूज हो रहे हैं, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन। यार इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि दो वेव्स एक दूसरे पे सुपर इंपोज कर रही हैं। जब सुपर इंपोज करेंगे एक दूसरे पे तो इंटरफेरेंस ही होना है ना, एक वेव का दूसरे में इंटरफेयर कर देना, इंटरफेरेंस। बाकी इंटरफेरेंस की डेफिनेशन देते हैं थोड़ी देर में। तो भाई एक वेव दूसरी वेव के ऊपर सुपर इंपोज कर गई, हुआ क्या, इंटरफेरेंस हुआ, नई वेव बन गई। अब जो नई वेव बनी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंडिविजुअल वेव्स की उस वक्त की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सम है, सिंपल। अब ये भी पॉजिटिव जा रहा था, ये भी पॉजिटिव जा रहा था, तो बढ़ गई, तो इंटरफेरेंस हुआ, सुपरपोजिशन हुई, कैसा हुआ, कंस्ट्रक्टिव हुआ, बढ़ा ना। अब यहां पर देख ले, ये भी दो वेव्स है, ये अलग सिचुएशन है, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू y1 है, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू y2 है। आप देख पा रहे होगे कि एक पॉजिटिव जा रही है, दूसरी क्या जा रही है, नेगेटिव जा रही है। तो अब ये दोनों, जब ये अलग चीज थी, ये नई सिचुएशन क्रिएट कर दी मैंने, एक ही जगह पे बना दी। तो ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये फिर दोनों एक दूसरे पे क्या हो रही हैं, सुपर इंपोज कर रही हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रही हैं, सुपर इंपोज कर रही हैं। अब दोनों ने एक दूसरे पे सुपर इंपोज किया, एक की y1 एक की y2, एक की पॉजिटिव चल रही है, एक की नेगेटिव चल रही है, तो नेट क्या आएगा,
नेट तो मेरे भाई y1 प्लस y2 यानी ना, तो नेट y1 प्लस y2 आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कम हो जाएगा। अब यहां पे अगर ये मान लेते हैं थोड़ा सा y1 y2 से बड़ा है तो ये ऐसे करके रह जाएगा कुछ। अब यहां पे फिर से दो वेव्स की क्या हुई, सुपरपोजिशन। मतलब क्या हुआ, एज ए रिजल्ट इंटरफेरेंस हुआ, लेकिन कमी आ गई ना, तो यहां पे हम कहेंगे इंटरफेरेंस कैसा हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो मैंने दोनों वर्ड एक ही साथ यूज किए हैं। इंटरफेरेंस मुझे पढ़ना है, दो वेव्स आएंगी आपस में मिक्स होंगी, जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की उसमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मिक्स होके कुछ बनेगा तो किस वक्त क्या होगा वो तो डिपेंड करता है ना, कि पहले की उस वक्त कितनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, दूसरी वेव की कितनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इससे ज्यादा बात हमने नहीं करनी है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि 2, 3, 4 जितनी भी वेव्स आपस में मिक्स होंगी तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 जितनी भी है। इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए, तो हमने बोल दिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, पढ़ हम क्या रहे हैं, इंटरफेरेंस ही रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है क्या नहीं है उस पर कोई ऐसा हमें क्वेश्चन आने वाला है नहीं है। अभी इंटरफेरेंस पे ही आएंगे जो भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बस इतना ही कह के हमने बात खत्म कर दी कि भैया दो वेव्स होंगी या तीन वेव्स होंगी, वैसे हम दो ही लिया करेंगे, दोनों मिक्स हुआ करेंगी तो हम कहेंगे उनकी क्या हुई है, एक वेव दूसरे पे सुपर इंपोज हो गई। सुपर इंपोजिशन के कारण क्या हुआ, फिर इंटरफेरेंस हुआ। अब ये इंटरफेरेंस दो तरह का हो गया, जहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव आया होगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, जहां नेगेटिव नेगेटिव आया होगा वहां पे भी कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, जहां एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चलेगा तो उस इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह दिया करेंगे। ठीक है जी, जहां पर एडिशन हुआ करेगी वहां हम कह देंगे कि मैक्सिमा बन रहा है जी, जहां पे सब्ट्रैक्शन यानी डिस्ट्रक्शन हुआ करेगी वहां हम कहेंगे क्या बन रहा है जी, मिनिमा बन रहा है। तो मैक्सिमा मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये सब बातें चलती रहेंगी। अभी आज का पूरा लेक्चर इंट्रोडक्शन में ही निकल जाएगा, आज का पूरा लेक्चर बस ये समझाने में ही निकल जाएगा कि जब दो लाइट वेव्स एक दूसरे में इंटरफेयर करती हैं यानी सुपर इंपोज होती हैं तो यार होता क्या है, तो होता क्या है वो डिस्कस करना है हमने। तो अभी तक मैं क्या बोल रहा था, इंटरफेरेंस ऑफ अ वेव, हमने ज्यादा लाइट वर्ड यूज नहीं किया था। दो वेव बनाई थी y1 y2 जो मर्जी हो, उनको एक दूसरे पे सुपर इंपोज कराया तो दे विल रिजल्ट इनटू इंटरफेरेंस। अब अगली बात यार, इंटरफेरेंस में अगर हम टोटली लाइट के इंटरफेरेंस पे कंसंट्रेट करें तो क्या क्या होगा, क्या क्या डिस्कस किया जाना चाहिए। मैंने बोला अभी रफ इंट्रोडक्शन चलेगी, आपके माइंड में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में होता क्या है वो फिट करना है, वो डालना है पहले। अभी तक जो मैंने बोर्ड पे बोला या लिखा उसमें कंक्लूजन जो है वो बस इतना ही है कि भाई दो वेव्स मिक्स होती हैं तो उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से रिजल्टेंट वेव बनानी पड़ेगी। अगर पॉजिटिव पे पॉजिटिव आ रहा है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होगा, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा, नेगेटिव पे नेगेटिव आ रहा है तो बढ़ रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो
एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जहां पे एडिशन हुई हम वहां पे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, जहां पे सब्ट्रैक्शन होगी वहां हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो अभी तक कुछ नहीं आपने पढ़ा, आपको सिर्फ इतना याद दिलाया कि एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2। और दूसरी बात, हमने लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ना है। हमारे पास दो लाइट वेव्स होंगी, एक को हम y1 से डिनोट कर देंगे उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, दूसरे को y2 से डिनोट कर देंगे, दोनों को मिक्स करा देंगे, सुपरपोजिशन होगी और उसके रिजल्ट में इंटरफेरेंस होगा। पॉजिटिव पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, नेगेटिव पे भी कंस्ट्रक्टिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब बेटा अगर बात चल रही है लाइट की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी पॉजिटिव पे पॉजिटिव, यानी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई और पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हो गए, यानी लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई। देख अगर मैं फोटो बनाकर वेव बना दूं तो y1 और y2 जोड़कर जब रिजल्टेंट बन रही है तो वो बढ़ी या घटी वो वेव के एम्पलीट्यूड से दिख रहा है ना तुझे, ठीक है। अगर रस्सी में बनने वाली वेव है तो ये जी y1 है, ये जी y2 है और जो रिजल्टेंट है तो वो रस्सी वो दिख रहा है। लेकिन लाइट में ऐसे नहीं दिखे, लाइट में अब कम है या ज्यादा है, एम्पलीट्यूड कम है या ज्यादा है, वो कैसे देखेगा? इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखेगा। दैट विल बी ऑब्जर्व्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट के केस में मान लो मेरे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। सामने क्या है? स्क्रीन है। अब लाइट हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम तो प्योरली क्या स्टडी करने लग गए भाई? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। भाई पहला लेक्चर जो है वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें बाद में, मगर बातें निकालने के लिए मैं डायरेक्ट मैथमेटिकल बात में नहीं ना आ सकता जब तक इंटरफेरेंस तुम्हारे माइंड में फिट ना हो जाएगी यार लाइट के इंटरफेरेंस में हो क्या रहा है, तब तक कुछ पता नहीं लगेगा। तो इसलिए आज के लेक्चर में इधर उधर की बातें चलेंगी, फैलेंगे थोड़ा सा भाई हम, लेकिन माइंड में ये लाकर रहेंगे कि यार इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या और इसमें हो क्या रहा है। तो इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स का मिक्स होना, जो मर्जी हो। हम लाइट पे आ गए तो मतलब दो लाइट वेव्स का मिक्स होना, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। क्या है? दो लाइट वेव्स का मिक्स होना, और मिक्स होने के बाद क्या बनना वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भाई एक सोर्स ऑफ लाइट है S1, ये दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है। सामने क्या रख दिया मैंने? स्क्रीन रख दिया, ये रख दिया। अब ध्यान देना यार, अगर ये ना होता तो इससे लाइट पड़ रही होती स्क्रीन पर, ठीक है। अगर दूसरा वाला ना होता, पहले वाला होता, तो इससे स्क्रीन पर लाइट पड़ रही होती और पता लगता कि लाइट पड़ रही है, जनरल इल्यूमिनेशन कुछ ना कुछ हो रही है। अच्छा ये ना होता, दूसरा वाला होता, तो उससे स्क्रीन पर कुछ लाइट पड़ रही होती, मान ले ये दूसरा वाला है, इसकी लाइट अपनी होती, पड़ेगी स्क्रीन पे, फैलेगी वो, तो देख। ओके, अब अगर S2, S मतलब सोर्स ऑफ लाइट है भाई, S मतलब सोर्स, अगर S2 ना होता, अकेला S1 होता, स्क्रीन पे लाइट पड़ रही होती। अगर S2 होता, S1 ना होता, तो उसके कारण स्क्रीन पर लाइट पड़ रही होती। भाई दोनों इकट्ठे आ गए, दोनों इकट्ठे आ गए तो इससे लाइट वेव्स चल रही हैं, इससे लाइट वेव्स चल रही हैं और इससे भी चल रही हैं। वो चारों तरफ
फैल रही हैं, इधर को भी जा रही हैं, इधर को भी जा रही हैं, तो मिक्स होंगी। अब जब ये मिक्स होंगी तो अगर ये अकेला होता तो इसकी अपनी वेव्स आती, अगर ये दूसरा अकेला होता इसकी अपनी वेव्स आती। अब भाई ये दोनों इकट्ठे लाइट फेंकने लग गई। जब ये इकट्ठे लाइट फेंकने लग गई तो यार दोनों से ही लाइट आ रही है, दोनों की लाइट वेव्स एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही होंगी, दोनों की लाइट वेव्स एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही होंगी। अब इंटरफेयर अगर करेंगी तो यार जब ये स्क्रीन पे पहुंच रही होंगी तो क्या पता उस वक्त उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किस हिसाब से ऐड हो रही होगी। क्या पता एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव पे आ रहा हो तो देख इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक का पॉजिटिव उस वक्त आ रहा हो और उसी वक्त दूसरे का क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, तो वहां दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल करेंगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम भी हो सकती है। मान लो यहां से पहले की वेव पहुंची यहां पर और यहां से दूसरे की वेव पहुंची, ठीक है। ये मिक्स तो पहले से होती हुई आ रही है, लेकिन मैं एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पर। अब यहां पर जब ये पहुंच रही थी एंड इस इंस्टेंट पर इंस्टेंट की बात होती है ना, इस इंस्टेंट पर जब ये स्क्रीन पे जब पहुंची हैं तो हो सकता है इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड चल रहा हो और दूसरे का भी पॉजिटिव चल रहा हो, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, एडिशन हुई है ना। मतलब इस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई हो जाएगी नॉर्मल के कंपैरिजन में। लेकिन यार एक ये पॉइंट ले लो, अब यहां तक भी तो वेव्स पहुंची हैं, यहां तक भी तो पहुंची हैं। अब हो सकता है इस जगह तक पहुंचते पहुंचते देख डिस्टेंस अलग अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। जब कोई वेव चलती है तो वो डिस्टेंस भी तय करती है और उसके साथ साथ उसका पॉजिटिव नेगेटिव भी चलता रहता है। कौन से फेस में है अब वो टाइम पे डिपेंड करता है, उस वक्त की इंस्टेंट पे डिपेंड करता है कि भाई ये ऊपर है कि नीचे है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है। अब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। हो सकता है जब यहां पर पहुंची थी तो पहली का पॉजिटिव और दूसरी का पॉजिटिव दोनों ने देख इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो अगर पहली का पॉजिटिव आ रहा होगा दूसरी का भी पॉजिटिव, पहली का नेगेटिव आएगा तो दूसरी का भी नेगेटिव, तो मिक्स हुई होंगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिक्स हुए या नेगेटिव नेगेटिव मिक्स हुए, एम्पलीट्यूड बढ़ नहीं था, इंटेंसिटी हाई होनी थी। तो यहां इंटेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यार ऐसे भी तो पॉइंट्स होंगे ना जहां पर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर लिए इन्होंने। अब देख इस पॉइंट पर इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम है, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा है, तो क्या पता किसी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसने कितना किया। क्या पता एक का उस वक्त पॉजिटिव आ रहा हो दूसरे का नेगेटिव आ रहा हो। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड दूसरे का नेगेटिव एम्पलीट्यूड, मतलब क्या पता किसने कितना एंगल कवर कर लिया है। क्योंकि आपको पता है अगर यहां से यहां तक चल लिया तो मतलब एक टाइम पीरियड हो गया, मतलब 2 पाई एंगल कवर कर लिया, मतलब वेवलेंथ लैम्डा कवर हो गई। अगर यहां से यहां तक चल लिया तो मतलब 4 पाई एंगल कवर कर लिया इसने, यानी 2 लैम्डा कवर कर लिया, यानी टाइम पीरियड कितना हो चुका है 2t। अब यहां से अगर मैं यहां तक देखता हूं तो 4 पाई तो था ही, कितना एंगल कवर कर लिया इसने 4 पाई प्लस पाई बाय 2 कर लिया है।
तो ये इसके हिसाब से चलेगा। आप क्या पता पहली ने इतना डिस्टेंस कवर किया और दूसरी ने इतना कवर कर लिया, तो पहली मैक्सिमा पे चल रही होगी, दूसरी किस पे चल रही होगी, 0 पे चल रही होगी। ओके, या हो सकता है दूसरी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो पहली पॉजिटिव चल रही है, दूसरी किस चल रही है, नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइनल कंक्लूजन सुनो। सेंटर पे पहुंचते पहुंचते एज्यूम कर लिया कि पहली का भी पॉजिटिव चल रहा था, दूसरी का भी पॉजिटिव चल रहा था, दोनों ऐड हो गए, इंटेंसिटी नॉर्मल से भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। लेकिन ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं जहां तक पहुंचते पहुंचते फेस में डिफरेंस है। एक ने 2 पाई एंगल कवर किया है और दूसरे ने पाई एंगल कवर किया है। एक ने 2 पाई कवर किया है, दूसरे ने पाई/2 कवर किया है। कुछ भी हो सकता है ना। देखो, अब मैं बात एंगल तक में ले आया, चाहे डिस्टेंस में बोल दो, डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, मतलब यहां तक पहुंचने का टाइम भी दोनों का अलग अलग है, मतलब यहां तक पहुंचने का फेस भी अलग अलग है। फेस की बात भी लानी पड़ेगी। तो हो सकता है एक पॉजिटिव फेस में चल रही हो, एक नेगेटिव में, हो सकता है यहां पर माइनस आ जाए, हो सकता है यहां पर ओवरऑल क्या हो जाए, इंटेंसिटी लो हो जाए, हो सकता है यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। इंटेंसिटी हाई हो गई मतलब एडिशन हुई है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। कंक्लूजन, कहानी के बाद हमेशा क्या होता है, कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन ये मैं ये बता रहा हूं, ये दो सोर्सेज है S1 S2। अकेला S1 लाइट फेंकेगा तो पूरे पे लाइट आ जाएगी, बढ़िया। अकेला S2 फेंकेगा तो भी पूरे पे लाइट आ रही है, बढ़िया। यार दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो हो सकता है ऐसा पॉइंट भी आ जाए जहां पर दोनों की लाइट पॉजिटिव पॉजिटिव पहुंची, नेगेटिव नेगेटिव पहुंची, ऐड हो जाएंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, इंटेंसिटी हाई नजर आएगी नॉर्मल से ज्यादा, मतलब एक अकेले ने जो लाइट फेंकनी थी उससे ज्यादा इंटेंसिटी नजर आएगी। और कुछ पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों की वेव्स कुछ ऐसे ऐड हुई कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया और इंटेंसिटी नॉर्मल से कम आ गई। अगर ये अकेला होता तो यहां ज्यादा लाइट नजर आ रही थी, अगर ये अकेला होता तो भी यहां पर ज्यादा लाइट नजर आ रही थी। भाई दोनों आ गए तो यहां पर लाइट नॉर्मल से भी क्या नजर आ रही है, कम आ रही है। मतलब स्क्रीन पर ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां तक पहुंचते पहुंचते एक का पॉजिटिव दूसरे का पॉजिटिव ओवरलैप होता है, वहां पर इंटेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा नजर आएगी, यानी मैक्सिमा बोलेंगे उसको, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता हुआ बोलेंगे। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर इंटेंसिटी नॉर्मल से, नॉर्मल मतलब अकेले अकेले जितनी इन्होंने इंटेंसिटी देनी थी उससे कम आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते वो आउट ऑफ फेस हो गए थे। एक पॉजिटिव फेस में चल रही थी, एक नेगेटिव फेस में चल रही थी, यानी इंटेंसिटी नॉर्मल से कम आ जाएगी, उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो फाइनल बात, तो यार कंक्लूजन क्या निकला फिर यहां पर? कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमारे पास दो सोर्सेस ऑफ लाइट हैं S1 और S2, तो यार अगर ये अकेला होगा तो जनरल इल्यूमिनेशन, हर जगह पे सेम सी लाइट। अगर ये अकेला होगा तो भी जनरल इल्यूमिनेशन, हर जगह पर सेम सी लाइट। लेकिन भाई दोनों इकट्ठे लाइट फेंकेंगे तो स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर ये इन फेस जाके मिल जाएंगे, मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे का भी पॉजिटिव, एक का नेगेटिव और दूसरे का भी नेगेटिव। वहां हम कहेंगे इंटेंसिटी बढ़ गई, कहेंगे क्या दिख रही होगी, इंटेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा आएगी। जितनी इस अकेले की लाइट आ रही थी या जितनी इस अकेले की लाइट आ रही थी उससे इंटेंसिटी ज्यादा आएगी। और ये सिर्फ यहां नहीं, स्क्रीन पर कई जगह पर ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर ये दोनों की वेव्स
लेकिन स्क्रीन पर ऐसे भी कई पॉइंट्स आएंगे जहां पर इन दोनों की वेव्स आउट ऑफ फेज जाके मिल जाएगी। आउट ऑफ फेज मतलब भाई एक पॉजिटिव फेज में चल रही है, एक नेगेटिव फेज में चल रही है। जब ये मिक्स होंगी तो इंटेंसिटी जितनी इनकी अकेले अकेले की होती है उससे भी डाउन चली जाएगी। यानी वहां पर हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, जहां जहां पे एडिशन हो रही होगी वहां वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो बेटा जी स्क्रीन पर आपको एक पैटर्न सा नजर आएगा, स्क्रीन पे आपको एक पैटर्न सा नजर आएगा कि कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, कहीं कहीं पर नॉर्मल से कम होगी। नॉर्मल मतलब अकेले अकेले वाली। जहां जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा नजर आ रही है उनको आप मैक्सिमा भी बोलोगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया ये भी बोल सकते हो। और जहां जहां कम आ रही है उनको आप मिनिमा भी बोल सकते हो। यहां क्या हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बात यह निकली है कि भैया दो सोर्सेस ऑफ लाइट इकट्ठे चला दोगे तो स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, एक पैटर्न बनना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी हो जानी चाहिए। कहीं कहीं पर नॉर्मल से ज्यादा और कहीं कहीं पर नॉर्मल से कम हो जानी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने लिख दिया था दो लाइट वेव्स का मिक्स होना ये इंटरफेरेंस है, तो भाई बिल्कुल सही, दो लाइट वेव्स का मिक्स होना इंटरफेरेंस है। लेकिन अब एग्जाम में ये थोड़ी लिख के आ जाओगे कि दो वेव्स का मिक्स होना इंटरफेरेंस है। अब एग्जाम में ये थोड़ी लिखोगे कि दो लाइट वेव्स का मिक्स होना क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। एग्जाम में हमने लिखना है कि जी इंटरफेरेंस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज, क्योंकि लाइट के लिए बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि जी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ light waves from two different sources of light. Redistribution of light energy on the screen after mixing कह लो या superposition कह लो कि after superposition of light waves from two different sources of light. तीन भी हो सकते हैं लेकिन हम दो लेके चल रहे हैं। फाइनली बोल रहा हूं, it is basically redistribution of light energy on the screen when light waves from two sources of light superimpose on each other। यहां सिर्फ वर्ड सुपरइम्पोज तक ही छोड़ दो, वो भी पूरा हो जाता है। व्हेन टू सोर्सेस ऑफ लाइट सुपरइम्पोज, एक ही बात होगी। तो यार ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। अब बेटा अगली बात कि यार पढ़ लिया, क्या पढ़ा सुपर पोजीशन में या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। अब हम अपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टॉपिक है, सुपर पोजीशन तो भूल भाल जाएंगे थोड़ी देर में। हमारा टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। अब अभी तक हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या पढ़ा कि भाई अगर हमारे पास एक स्क्रीन हो और हमारे पास दो अलग अलग सोर्सेस ऑफ लाइट हो और दोनों से मैं इकट्ठे लाइट चला दूं
तो स्क्रीन पर जनरल इल्यूमिनेशन नहीं, एक पैटर्न नजर आएगा। कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी और कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, या कह लो कहीं कहीं पर ब्राइटनेस होगी, कहीं कहीं पर डार्कनेस होगी, या कह लो कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा और कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्टिव होगा। मतलब मैंने तुम्हें यह बताया है कि यार दो सोर्सेस ऑफ लाइट है S1 और S2 को, दोनों की लाइट एक साथ ऑन करोगे तो स्क्रीन पे देखोगे तो स्क्रीन पे तुम्हें जनरल लाइट नहीं, कहीं कहीं पर ब्लैक स्पॉट्स और कहीं कहीं पर ज्यादा ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देंगे। ब्लैक मतलब जहां पे कमी आ गई, माइनस हुई होंगी लाइट्स की इंटेंसिटी, और ब्राइट मतलब जहां पे ज्यादा आ गई। तो ये पढ़ाया तुम्हें। अब तुम करके देखो, तुम दो बल्ब लो, ठीक है, पहले एक को ऑन करना, लाइट दिखेगी, फिर पहले को ऑफ कर देना, दूसरे को ऑन कर लेना, फिर लाइट दिखेगी, फिर दोनों को इकट्ठे ऑन कर लेना, यार तुम्हें तो भी लाइट ही दिखेगी। ये जो तुम्हें पढ़ाया है कि यार कहीं कहीं पे ब्राइटनेस आएगी, कहीं कहीं पे डार्कनेस आएगी, कहीं इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कहीं इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा ऑब्जर्व नहीं होगा। बस तुम्हें होगा कि भैया एक बल्ब लगा दो तो लाइट जितनी होती है, दोनों ऑन कर दोगे तो लाइट उससे ज्यादा होगी। अब तुम आगे कहोगे सर यार वो क्या पढ़ा रहे थे कि हमने तो करके देखा, दो सोर्सेस ऑफ लाइट लिए, उससे कोई ऐसा हमें कहीं ब्राइटनेस कम कहीं ब्राइटनेस ज्यादा ऐसा तो कुछ ऑब्जर्व हुआ नहीं है, सिर्फ लाइट बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब यहां पर भी समझने के लिए एक पॉइंट है कि यार ये जो हमने पढ़ तो लिया कि एक सोर्स है दूसरा सोर्स है, दोनों में से इकट्ठे ऑन कराओगे तो कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, कहीं कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ऐसे करके पढ़ तो लिया। लेकिन यार ये जो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना ना, ऑब्जर्व करना, देख भाई होता तो है, लेकिन इंटरफेरेंस को होते हुए ऑब्जर्व करना बच्चों का खेल नहीं है। अगर हम वैसी डे टू डे लाइफ में करने लग जाएं कि यार दो बल्ब लिए, उनसे इंटरफेरेंस करवा के देखते हैं, पैटर्न बनेगा, कहीं पे ब्राइटनेस आएगी, कहीं पे डार्कनेस आएगी, तो यार इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है बनता तो है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि यार इंटरफेरेंस में कुछ बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं कि जी ये कंडीशन लगेगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। अब वो स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है, हमने वो समझना है। ध्यान से सुनना, हमने बोला था कि यार ये स्क्रीन है, ध्यान से सुनना भाई, समझना है बात को। उसके बाद मैं कंक्लूजन दे दूंगा कि इतनी लंबी कहानियां सुन तो ली, लेकिन कहानियों का बस कंक्लूजन निकाल के रख लो। तो हमने बोला कि यार ऐसे ऐसे एक स्क्रीन है, ऐसे ऐसे दो सोर्सेज है, एक S1 है एक S2 है। फिर हमने बोला कि यार यहां से वेव निकलती है और यहां से भी वेव निकलती है, सेंटर पे मान ले पहुंच गई। अच्छा, दोनों ने सेम सा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो मान लो यहां पर जो पहुंची वो कैसे पहुंची, इन फेस पहुंची। इन फेस मतलब उनके बीच में कोई फेस डिफरेंस नहीं है, कोई फेस डिफरेंस नहीं है। जब फेस डिफरेंस नहीं है तो पहले का पॉजिटिव चल रहा होगा, दूसरे का भी पॉजिटिव चल रहा होगा, पहले का नेगेटिव चल रहा होगा, दूसरे का भी नेगेटिव चल रहा होगा, दोनों मिक्स हो गई। और क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक का पॉजिटिव दूसरे का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का नेगेटिव। बहुत बढ़िया। यहां पर क्या आना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव आना चाहिए। भी थोड़ी देर पहले ये डायग्राम बना था अपना, यानी कि यहां पे क्या आनी चाहिए, एकदम ब्राइटनेस आनी चाहिए। फिर मैंने बोला यार ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं कि जहां तक पहुंचते पहुंचते वेव ने, अब पहले वाले ने कम डिस्टेंस तय किया, दूसरे वाले ने ज्यादा तय कर दिया, तो इससे दोनों के फेस के एंगल का फर्क पड़ चुका होगा। अब हो सकता है एक उस वक्त पॉजिटिव फेस में चल रही हो, दूसरी नेगेटिव फेस में चल रही हो। मान लेते हैं पॉजिटिव फेस नेगेटिव फेस वाली थी, तो यहां पे आउट ऑफ फेस आए हैं, ये आउट ऑफ फेस हैं, इसलिए यहां पे क्या बन रहा है, डार्कनेस बन रही है, यानी नॉर्मल से कम इंटेंसिटी बन रही है। तो ये दो पॉइंट हो गए मेरे पास। अब ऐसे और भी बहुत से पॉइंट हो सकते हैं कि यार यहां पे हो सकता है
इन फेस पहुंचे तो यहां पे क्या आ गई ब्राइटनेस, यहां पे आउट ऑफ फेस पहुंचे डार्कनेस, यहां पे आउट ऑफ फेस पहुंचे डार्कनेस, इन फेस पहुंचे ब्राइटनेस, आउट ऑफ फेस पहुंचे डार्कनेस। तो ऐसे कर कर मान लो पूरे स्क्रीन में कहीं कहीं पे ब्राइटनेस है, कहीं कहीं पर डार्कनेस है, पैटर्न बन गया। लेकिन तुम कह रहे हो कि सर यार हमने कर कर देखा ऐसा पैटर्न तो कोई हमें नजर नहीं आ रहा, तो साला 2 लाइट लगा रहे हैं, एक को ऑन करते हैं तो लाइट थोड़ी कम होती है, दोनों को ऑन कर देते हैं तो लाइट बढ़ जाती है, पैटर्न वैटर्न तो दिख नहीं रहा, तो भाई नहीं दिखेगा, तो मैं नहीं दिखेगा। पैटर्न देखने के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना यार, यहां से वेव निकली, यहां पहुंची, मैं कह रहा हूं जब ये पहुंची तो फेज डिफरेंस क्या था, 0 था, इसलिए यहां पे ब्राइटनेस आ रही है। फेज डिफरेंस 0 मतलब पॉजिटिव, दूसरे का भी पॉजिटिव, एक का नेगेटिव तो दूसरे का भी नेगेटिव। अब बेटा अगर तो हर बार यहां पर फेज डिफरेंस क्या रहे, 0 ही रहे, तो इस पॉइंट पर हमेशा क्या बनती रहेगी, ब्राइटनेस ही बनती रहेगी। और इस पॉइंट पर जितनी भी वेव्स पहुंच रही हैं, हर बार फेज डिफरेंस जितना आ रहा था उतना ही रहे। तो यहां पे अगर पहले डार्कनेस बन रही थी तो अब भी डार्कनेस ही बनती रहेगी। मगर होता क्या है, जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, जब ये लाइट एमिट करते हैं ना, लाइट एमिशन होती है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ लाइट। लाइट की पल्स, जैसे नर्व्स जो होती है ना, उसको भी पल्स कहते हैं। एक टॉफी भी आती है खैर पल्स, लेकिन यहां पे पल्स, वेव की पल्स, वेव प्रोड्यूस हुई, उसकी ऐसे करके जो एक वेव प्रोड्यूस हुई उसको क्या कहते हैं, पल्स। तो जो लाइट सोर्सेज है ना, वो जब लाइट एमिट करते हैं, दे एमिट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ लाइट। लाइट की पल्सेस निकलती हैं। अब इसकी पहली पल्स निकली, दूसरी पल्स निकली, यहां पहुंची, इन फेस पहुंची, ब्राइटनेस आ गई। अब यार अगली पल्स और इसकी अगली पल्स जब निकलेंगी, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लो ये फर्स्ट पल्स है, सेकंड पल्स है, इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 था, तो आगे डिस्टेंस सेम कवर किया है तो फेज डिफरेंस 0 ही रहा। लेकिन बेटा जो नेक्स्ट पल्स आएगी, उनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता नेक्स्ट जो पल्स आ रही है उनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस ही 180 डिग्री का हो। तो जब इनिशियल 180 डिग्री है, यहां तक तो आगे तो सेम ही डिस्टेंस कवर किया है, तो यहां पहुंचते पहुंचते भी वो कितना रहेगा, 180 डिग्री का रहेगा। जो प्रीवियस 2 पल्सेस मिक्स होकर यहां तक पहुंची थी, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 था, तो ब्राइटनेस आई थी। लेकिन अगली पल्सेस जो हैं, जो यहां पहुंच रही हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री है, तो डार्कनेस आ जाएगी। कहने का मतलब ये दोनों सोर्सेस की जो पल्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, इस वक्त 2 पल्सेस आई, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, नेक्स्ट पल्सेस के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। जो यहां पहुंची, इनके बीच में कुल मिला के इनिशियल और जो आगे आया फेज डिफरेंस, वो मान ले 180 डिग्री है। अब अगली बार न्यू पल्सेस के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब कुछ देर पहले यहां पर ब्राइटनेस बन रही थी, अगली पल्सेस जब यहां पे पहुंचेंगी उसी सोर्स से, अब ब्राइटनेस बनेगी कि डार्कनेस बनेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। भैया कुछ देर पहले यहां डार्कनेस बन रही थी, नेक्स्ट पल्सेस जब यहां पहुंचेंगी तो वो किस फेस में होंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब पैटर्न तो बनता है,
लेकिन वो चेंज होता रहता है। यहां पैटर्न बना, पल्सेस पहुंची t इक्वल टू 0 सेकंड पे, यहां ब्राइटनेस बन गई, यहां डार्कनेस बन गई, ब्राइटनेस बन गई, डार्कनेस बन गई, पैटर्न आ गया। लेकिन अगले ही पल नई पल्सेस आएंगी, नया पैटर्न आएगा, अगले पल नई पल्सेस आएंगी, नया पैटर्न आएगा। पैटर्न तो बनेंगे लेकिन वो बड़ी तेजी से चेंज होते रहेंगे। ये कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जो है ये 10⁸ पल्सेस पर सेकेंड एमिट करते हैं। जितने भी सोर्स ऑफ लाइट हैं वो कितनी पल्सेस पर सेकेंड एमिट करते हैं भाई? 10⁸ पल्सेस पर सेकेंड। यानी एक पल्स और दूसरी पल्स के बीच का जो पहली और दूसरी पल्स जो है उसके बीच का जो टाइम पीरियड कितना आएगा? 10⁸ सेकेंड। भैया एक सेकेंड में 10⁸ पल्सेस एमिट होती हैं, तो मतलब एक पल्स और दूसरी पल्स के बीच का जो टाइम पीरियड कितना है? 10⁻8 सेकेंड। दैट मीन्स यहां से पल्स चली, यहां पे क्या आया? ब्राइटनेस, उस वक्त यहां पे डार्कनेस, उस वक्त यहां पे ब्राइटनेस, उस वक्त यहां पे डार्कनेस, उस वक्त यहां पे ब्राइटनेस, उस वक्त यहां पर डार्कनेस। पैटर्न बन गया। लेकिन 10⁻8 सेकेंड के बाद ही नई पल्सेस चलेंगी। नई पल्सेस चलेंगी तो यहां ब्राइटनेस आएगी कि डार्कनेस, उसकी कोई गारंटी नहीं। यहां ब्राइटनेस आएगी कि डार्कनेस, उसकी कोई गारंटी नहीं। यानी कि 10⁻8 सेकेंड बाद नया पैटर्न बनेगा और कहां क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। यानी कि इंटरफ्रेंस पैटर्न तो बन रहे हैं लेकिन वो विदिन 10⁻8 सेकेंड चेंज हो जाते हैं। अब ये जो 10⁻8 सेकेंड है ये इतना कम समय है कि इतने कम समय में होने वाले चेंज को आपकी आंखें जज नहीं कर पाएंगी। पैटर्न तो बन रहे हैं, इंटरफेरेंस भी हो रहा है, मैक्सिमा भी हो रहा है, मिनिमा भी हो रहा है, कहीं ब्राइटनेस कहीं डार्कनेस, सब कुछ हो रहा है मेरे भाई, मगर ये इतनी तेजी से चेंज हो जाता है कि आप इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे। मतलब किताबों में पढ़ लिया इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस, लेकिन जाके घर पे करके देखोगे तो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होने वाला नहीं है। पैटर्न तो बनता है, वो पैटर्न ऑब्जर्व होने वाला नहीं है। पैटर्न कब ऑब्जर्व होगा? जब इस पॉइंट पर पहुंचती हुई वेव्स के बीच में फेस डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। थोड़ी देर पहले फेस डिफरेंस 0 था, भैया मैक्सिमम बन रहा था, अगली पल्सेस आ गई तो फेस डिफरेंस ही चेंज हो गया, 180 हो गया, अब मिनिमा बनने लग गया, अगली पल्सेस आ गई, फेस डिफरेंस फिर चेंज हो गया। तो यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं, यहां तक जितनी भी वेव्स पहुंच रही हैं दोनों सोर्सेस से, अगर उनके बीच का फेस डिफरेंस कांस्टेंट होता जब वो स्क्रीन पे पहुंच रही थी, तो जहां ब्राइटनेस है वहां ब्राइटनेस ही रहती, जहां डार्कनेस है वहां डार्कनेस ही रहती। लेकिन क्योंकि फेस डिफरेंस इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, क्योंकि जो न्यू पल्सेस आती हैं उनके बीच में क्या फेस डिफरेंस है उसकी कोई गारंटी नहीं होती पिछली वाली के कंपैरिजन में। तो फेस डिफरेंस इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि पैटर्न तो बन रहे हैं लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि फेस डिफरेंस चेंज होने के कारण पैटर्न की कंडीशन चेंज होती जा रही है। कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा, अगले पल जहां मैक्सिमा था वहां मिनिमा भी हो सकता है, इसलिए आप ऑब्जर्व तो नहीं कर पाओगे। ओके, अगर कोई कह दे कि दो सोर्सेज है S1 और S2, उनको ऐसे तुमने रख दिया और स्क्रीन पे जल्दी बताओ इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो बोल देना भैया बन रहा है। बन तो रहा है। फिर बोलेगा भैया दिख क्यों नहीं रहा, बोलना बन तो रहा है, दिखेगा नहीं, क्योंकि ये पैटर्न एक नहीं बन रहा, एक बनता है, थोड़ी देर बाद दूसरा बनता है, थोड़ी देर बाद तीसरा बनता है, थोड़ी देर बाद चौथा बनता है, और वो थोड़ी देर कितनी है? 10⁻8 सेकेंड। तो उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। फिर किसी ने सवाल पूछा कि यार फिर कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे? तो हमने बोला कि अगर मैं फेस कंडीशन कांस्टेंट रखवाने का कोई जुगाड़ कर लूं कि फेस डिफरेंस चेंज ना हो,
तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे तो ऑब्जर्व होता नहीं है। अब उसके लिए फिर अपने पास एक अगली टर्म आ रही है जिसको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ध्यान से सुनना भाई, अगली टर्म आ रही है अपने पास एक, जिसको हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कौन से सोर्सेज? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अब ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं जी, ध्यान से सुनना। कोहेरेंट सोर्सेज, बेटा इसकी सिंपल सी डेफिनेशन सीधी लिखवा देता हूं कि दोज सोर्सेज, दोज सोर्सेज ऑफ लाइट between which the phase difference remains constant। यार वो सोर्सेस ऑफ लाइट जिनके बीच का फेज डिफरेंस चेंज ना हो, मतलब कांस्टेंट रहे। ठीक है, फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज, कि जिनके बीच का फेज डिफरेंस यार चेंज ना हो। देख, फेज डिफरेंस हो कोई दिक्कत नहीं है, फेज डिफरेंस आ जाए यार, यार 180 डिग्री का ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं होना चाहिए। फेज डिफरेंस 0 ही है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। फेज डिफरेंस जो मर्जी हो चलेगा, लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो सोर्सेस कैसे हो गए? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हो गए। अब देख, ये S1 है, S2 है। हम कह रहे थे जब सेंटर पे पहुंचती है तो इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है, इसलिए यहां ब्राइटनेस होती है। लेकिन क्या फायदा, अगले पल क्योंकि पल्सेस नहीं आ जाती हैं, यहां पे पहुंचने वाले के बीच में फेज डिफरेंस कुछ और हो जाएगा। तो थोड़ी देर पहले ब्राइटनेस आ रही थी, अब हो सकता है डार्कनेस आ जाए या कुछ भी हो जाए, और ये इतनी तेजी से चेंज होगा कि आप उसको ऑब्जर्व तो कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने बोला फेज डिफरेंस 0 हो जाए या ना हो जाए वो मैटर नहीं करता, अब जितना भी है यार चेंज ना हो। अब जैसे ये पॉइंट है, यहां पे फेज डिफरेंस 180 डिग्री है, एक का पॉजिटिव चल रहा है दूसरे का नेगेटिव चल रहा है, डार्कनेस आ रही है। यार 180 डिग्री से कोई दिक्कत नहीं है। अब 180 डिग्री है तो वो 180 डिग्री ही रहे, ताकि यहां पे ब्राइटनेस की ब्राइटनेस ही रहे। अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री ही रहे फेज डिफरेंस, ताकि यहां पर ब्राइटनेस की ब्राइटनेस ही रहे। 180 है तो 180 रहे, ताकि यहां पर डार्कनेस की डार्कनेस ही रहे। मतलब अगर इन पॉइंट्स पर, स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं, पहुंचने वाली वेव्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे फेज डिफरेंस 0 होगा वहां ब्राइटनेस बन रही है, जहां पे फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा या कुछ भी होगा वहां पे उसके हिसाब से इंटेंसिटी आ रही होगी। लेकिन भाई जो भी है अब वो चेंज ना हो। अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो हम कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट कैसे हैं? कोहेरेंट है। तो दो सोर्सेस ऑफ लाइट, the phase difference between which remains constant, 0 जरूरी नहीं है, जो है बस वो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहे, तो हम कहेंगे कि जो सोर्सेस कैसे हैं? कोहेरेंट है। यानी अगर
ये दोनों नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, तो पैटर्न बनेगा लेकिन वो बड़ी तेजी से चेंज होगा, हमें दिखेगा नहीं। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इन दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट को कोहेरेंट कर दें, तो कोहेरेंट से क्या हो जाएगा, आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो ऑब्जर्व भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोहेरेंट होने के कारण फेस कंडीशन चेंज ही नहीं होगी। जहां पे फेस 0 था वहां 0 का 0 है, जहां 180 था वहां 180 का 180 है, जहां ब्राइटनेस है वहां ब्राइटनेस ही बन रही है, जहां डार्कनेस है वहां डार्कनेस ही बन रही है। तो पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि अगर आपने इंटरफेरेंस ऑब्जर्व भी करना है तो सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। अगर बेटा जी आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑब्जर्व भी करना है तो सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। कल को कोई पूछ लेगा कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मतलब, सस्टेन का मतलब होता है जो सस्टेन कर जाए, टिक जाए, टिका रहे, सर्वाइव कर जाए। तो सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब जो स्क्रीन पे आया और सस्टेन कर रहा है, टिका हुआ है, यानी जिसको आप ऑब्जर्व कर पाओगे। तो यार सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने की कंडीशन मांगेगा कल को वो। तो क्या कंडीशन देनी है सस्टेन इंटरफेरेंस की भाई? द सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। ये सबसे तगड़ी क्या है कंडीशन है इंटरफेरेंस को ऑब्टेन, सस्टेन इंटरफेरेंस को ऑब्टेन करने की। तो भाई यार इतनी बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपको इंटरफेरेंस देखना है, यानी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस स्क्रीन पे लेकर आना है, तो सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। और कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? जिनके बीच का फेस डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। अब अगली बात कि यार अब ये तुम कोहेरेंट सोर्सेस कहां से लेकर आओगे? तो पहली बात तो ये सुनो कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। ये जो मैंने बनाए थे ना दो, S1 और S2, ये दो सोर्सेस ऑफ लाइट थे, इंडिपेंडेंट होंगे तो यार वो कभी भी जिंदगी भर कोहेरेंट नहीं हो पाएंगे। तो एक तो लाइन ही लिख लो ना कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। लिख दिया मैंने कि टू इंडिपेंडेंट sources of light can never be coherent। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्यों? अब यार वही बात है पल्सेस वाली, एक S1 है एक S2 है। अब इसने हर 10⁻⁸ सेकेंड के बाद, और इसने अपना हर 10⁻⁸ सेकेंड के बाद इसने अपनी नई पल्स फेंकनी है, इसने अपनी नई पल्स फेंकनी है। अब भैया इन पल्सेस के बीच में पहले क्या फेज डिफरेंस था और अब न्यू पल्सेस के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट तो कभी कोहेरेंट हो नहीं पाएंगे। हमें अगर कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है, तो हमें एक ही सोर्स से डिराइव करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम, ये एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, इसके सामने एक कार्डबोर्ड लगा दिया मान ले, जिससे लाइट ना निकल पाए, और इस कार्डबोर्ड में यहां पर एक छोटा सा छिद्र कर दिया, छेदा, और इस जगह पे एक दूसरा छिद्र कर दिया, पिन होल। तो जब मैं यहां हूं ना, मुझे ये थोड़ी दिखेगा,
ये सोर्स ऑफ लाइट मान ले कुछ भी लगा दिया तूने, बल्ब लगा दिया, एलईडी बल्ब लगा दिया, पीछे लगा हुआ है, मैं आऊं, अब यहां पे मैंने दो छोटे छोटे छेद कर दिए, अब यहां से लाइट आएगी, यहां से लाइट आएगी, और सामने क्या रखा होगा, स्क्रीन रखा होगा। तो स्क्रीन के लिए ये सोर्स S1 हो गया, ये सोर्स S2 हो गया, इससे रेज आ रही है, इससे रेज आ रही है, और वही बात यहां पहुंच रही है, वहां पहुंच रही है, और स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। अब बोलो यहां तक पहुंचते पहुंचते मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यहां तक पहुंचते पहुंचते डिस्ट्रक्टिव हुआ, यहां ब्राइटनेस बनी, यहां डार्कनेस बनी, बाकी भी पॉइंट हो जाएंगे, कहीं ब्राइटनेस, कहीं डार्कनेस, कहीं ब्राइटनेस, कहीं डार्कनेस, सब ओके। अब बेटा जी वो जो 10⁻⁸ सेकेंड बाद नई पल्सेस आती है ना, उसका पंगा खत्म हो गया, क्योंकि भाई पल्सेस यहां से थोड़ी प्रोड्यूस हो रही हैं, सोर्स तो ये रहा ना। अब जब इसकी नई पल्स आएगी तो वही यहां तक पहुंचेगी ना, तो उनके बीच का जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो तो कुछ होगा नहीं, आगे अब जो आना है वही रहेगा। यानी यहां से देखेंगे तो ये S1 और S2 हमारे लिए क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हो गए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ कर कर और भी बड़ी स्ट्रिक्ट सी कंडीशन लगाकर कि ये जो पॉइंट सोर्सेस होने चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े होल कर दोगे तो भी नहीं होना कुछ, ये बिल्कुल क्या होने चाहिए, पॉइंट सोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, मतलब लाइट व्हाइट लाइट नहीं डालनी, मोनोक्रोमेटिक डालनी है, सिंगल कलर की लाइट डालनी है। तो सोर्सेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट सोर्सेस होने चाहिए, एंड बिल्कुल पॉइंट मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। और उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, तब जाके इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो पाता है, हो जाता है। खैर ये नहीं है कि होगा ही नहीं, हो जाता है। जिसमें से सबसे जरूरी कंडीशन क्या थी, सोर्सेस का कोहेरेंट होना, बाकी फिर पॉइंट सोर्सेस होना, सिंगल वेवलेंथ का यूज करना, वो तो चीजें हैं ही हैं अगर आपको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है तो यार अब मैं क्लोज कर दूंगा जल्दी। आज की सारी बात का क्या दे रहा हूं, कंक्लूजन दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादा बात फैल जाएगी, वो भी फिर अच्छी बात नहीं है। तो पूरा का पूरा बेटा जितना भी हमने काम कराया उसका आज का थोड़ा सा कंक्लूजन आपको दे देते हैं, ताकि पता लग जाए कि किस तरफ बात बढ़ी है। क्योंकि मैथमेटिकल बेटा डेरिवेशन टाइप होता तो ठीक है, आपको पता लग रहा था, आपकी कॉपी भर रही होती, फीलिंग आ रही होती कि लैब ही क्लास लग रही है। अब आज तो थी स्टोरी, अब क्या करें यार, टॉपिक को क्लियर करने के लिए स्टोरी भी सुनानी पड़ती है। अगर आप अपने नोट्स देखोगे उसमें कुछ ऐसा खास लिखने के लिए बन नहीं रहा होगा, तो कंक्लूजन दे देता हूं ताकि आपको सेटिस्फैक्शन रहे कि हमने किया क्या। अब सबसे पहली बात, आज का टॉपिक क्या था या हमने क्या स्टार्ट किया है, बेसिकली यार हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टार्ट किया, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। अब उसमें हमने क्या बोला कि जी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। कहीं एग्जाम में आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं आने वाला, आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब ये आइडिया होना चाहिए बस। वो दो वेव्स होती हैं, मिक्स होती हैं, ऐसे होता है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वो कहीं नहीं आना, बस दिमाग में आइडिया फिट हो गया कि ऐसा होता है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगेगा। अब बात आ रही है इंटरफेरेंस, हमारा टॉपिक है। इंटरफेरेंस में हमने लाइट का ही पढ़ना है, तो क्या बोला हमने, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, वो जो डेफिनेशन लिखाई थी,
redistribution of light energy when light from two different sources superimpose on each other. तो जब भी इंटरफेरेंस पढ़ोगे तो तुम्हारे पास दो सोर्सेस ऑफ लाइट तो होंगे स्क्रीन आएगा, स्क्रीन पे क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा। पैटर्न में क्या होगा, कहीं कहीं पे ब्राइटनेस, कहीं कहीं पर डार्कनेस। क्यों बनेगी, क्योंकि कहीं पर वो सेम फेस में ऐड हो जाएंगे, कहीं पर ऑपोजिट फेस में ऐड हो गए। फिर हमने बोला यार ऐसे ठीक है, पढ़ लिया सब, पैटर्न बनेगा लेकिन ऑब्जर्व नहीं होगा। पैटर्न तो बन रहा है, इंटरफेरेंस ये है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में कहीं डार्कनेस ब्राइटनेस बन रहा है, लेकिन हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, अब ऑब्जर्व करने के लिए ये जो दोनों सोर्सेस है कैसे चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट चाहिए। अब यहां कोहेरेंट सोर्सेस का मीनिंग पता होना चाहिए कि दो सोर्सेस ऑफ लाइट इन विच फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, दो सोर्सेस ऑफ लाइट इन विच फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या हो गया आपके कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हो गई जी। अब अगली बात, इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी कोहेरेंट हो नहीं पाएंगे, और कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन करने के लिए हमें एक सिंगल सोर्स से ही दोनों सोर्स बनाने पड़ेंगे। अब इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने की जो सबसे मेन कंडीशन है वो क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है जी। नाउ लास्ट बात, ये क्वेश्चन बनता है कि जी व्हाट आर द एसेंशियल conditions to observe interference? What are the essential conditions to observe interference? अब उसमें सबसे पहली बात, sources must be coherent। दूसरी बात, coherent sources की बात आ गई, sources must be पॉइंट सोर्सेस, लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनो क्रोमेटिक होनी चाहिए। अब इतनी बात कर कर आपको आइडिया हो गया बेसिकली आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि जी एसेंशियल कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, और आगे फिर मैथमेटिकल पार्ट पर पहुंचेंगे। तो इंटरफेरेंस मुश्किल टॉपिक है जी, इसको थोड़ा सा कवर अप कर लेना। आज के लेक्चर में कुछ निकलेगा है नहीं, ये जो लास्ट में दो चार बातें बताई हैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से फिर इंटरफेरेंस तेज चलेगा। तो आज की बात को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टडी करना अपने नोट्स में से, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।